तकरीबन 21 महीनों तक चला आपातकाल का दौर आखिरकार 21 मार्च 1977 को समाप्त हुआ। इसके साथ ही चुनावी प्रक्रिया के 25 साल के इतिहास में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई। लेकिन देश की राजनीति ने एक बार फिर करवट ली और महज 3 साल के भीतर ही देश को 2 प्रधानमंत्री मिले। हालांकि अस्थिर सरकार होने के कारण भारत एक बार फिर चुनाव की ओर अग्रसर था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लोकतंत्र की दास्तान के अगले भाग में, जहां हम बात करेंगे कैसे कुछ सालों के दरमियान ही देश को 2 प्रधानमंत्री मिले, तो वहीं दूसरी तरफ कैसे तमाम राजनीतिक उठापटक के बावजूद इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई। तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। आपातकाल जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, इस दौर के बाद भारत की राजनीति में कई नए दांवपेच नजर आए। दरअसल साल 1975 के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनावों में जनता ने कांग्रेस के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया, उसे सत्ता से बेदखल कर दिया और इस तरह देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई। लोकप्रियता के शिखर पर बैठी श्रीमती गांधी को आपातकाल हटने के बाद हुए चुनाव में करारी शिकस्त मिली, तो दूसरी तरफ उनके ही प्रतिद्वंदी मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। उस वर्ष के चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो मालूम होता है कि साल 1971 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के नए परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों में बदलाव हुआ और परिसीमन के बाद नई लोकसभा में 543 सीटें हो गई, जिसके लिए 16 से 20 मार्च 1977 के बीच वोट डाले गए। इमरजेंसी के बाद हुए इस चुनाव में 32.11 करोड़ मतदाताओं में से तकरीबन 60.53% वोटर ने मतदान किया। वहीं इस साल 79.21% के साथ सबसे ज्यादा मतदान केरल में रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं सबसे कम मतदान उड़ीसा में हुआ, जहां 44.32% मतदान हुआ। पिछले चुनावों की तरह इस साल भी बूथ कैप्चरिंग, मतदान केंद्रों से मतपेटियों और मतपत्रों को अवैध रूप से हटाने और मतपत्रों और मतपेटियों को नष्ट करने के मामले दर्ज किए गए। बहरहाल चुनाव के बाद समय आया परिणामों का, जिसमें जनता ने आपातकाल का विरोध जताते हुए कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया और देश की कमान मिली जनता पार्टी को। चुनाव में 298 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनता पार्टी उभरी। वहीं आजादी के बाद सत्ता पर काबिज रहने वाली कांग्रेस को महज 154 सीटें ही मिली। साथ ही सीपीआईएम को 22 और सीपीआई के खाते में 7 सीटें आईं और बहुचर्चित रायबरेली की सीट पर फिर एक बार इंदिरा गांधी अपने पुराने प्रतिद्वंदी राजनारायण से हार गईं। इसके साथ ही कभी इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई ने 24 मार्च 1977 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इनके कार्यकाल के दौरान ही संविधान में 44वां संशोधन किया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही देसाई सरकार ने कई राज्यों में सरकार को बर्खास्त किया, जिसके कारण अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन गठबंधन सरकार का यह प्रयोग ज्यादा दिनों तक नहीं चला और 28 जुलाई 1979 मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और कांग्रेस के बाहरी समर्थन से चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इन सब के बीच में इंदिरा गांधी ने कर्नाटक के चिकमंगलूर से उपचुनाव जीतकर संसद में वापसी की। राजनीतिक हवाएं फिर एक बार तेजी से बदली और 1 महीने से भी कम समय में कांग्रेस ने चरण सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया और देश में एक बार फिर चुनावों ने दस्तक दी। साल 1980 में 3 जनवरी और 6 जनवरी को चुनाव हुए। पहली बार प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 या 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई। इस प्रथा की शुरुआत 1978 के विधानसभा चुनावों के दौरान हुई थी। इसके साथ ही इस चुनावी दौर में बिहार के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के बिलौना नामक एक विशेष बूथ पर गड़बड़ी के कारण 3 बार वोट डाले गए। वहीं चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 36.39 करोड़ मतदाताओं ने 543 सीटों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 543 सीटों में से 79 अनुसूचित जाति और 40 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी। साथ ही इस बार चुनावी अखाड़े में 142 महिलाओं सहित कुल 4,634 उम्मीदवार थे। 9 जनवरी 1980 को परिणाम घोषित किए गए, जिसमें इंदिरा गांधी ने सत्ता में वापसी की। श्रीमती गांधी की कांग्रेस आई ने 353 सीटें जीती, जो लगभग 2/3 बहुमत के साथ एक शानदार वापसी थी। इस चुनाव में श्रीमती गांधी ने उत्तर प्रदेश में रायबरेली,
और तत्कालीन आंध्र प्रदेश में मेडक सीट से जीत हासिल की। सत्ता में कांग्रेस की वापसी के बाद जनता पार्टी के गुट में फूट पड़ी और इसी बीच जन्म हुआ मौजूदा भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी का। दरअसल 24 अप्रैल 1980 को चुनाव आयोग ने अटल बिहारी वाजपेयी गुट को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। जनता दल का यह गुट अब भारतीय जनता पार्टी बन गया, जिसका नया चुनाव चिन्ह कमल था। वहीं चंद्रशेखर के गुट को जनता पार्टी नाम रखने की अनुमति दी गई, लेकिन उन्हें एक नया चुनाव चिन्ह छाता दिया गया। वहीं सत्ता में वापस आकर इंदिरा गांधी ने 9 गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया और उन विधानसभाओं को भंग कर दिया। इन राज्यों में मई-जून 1980 में चुनाव हुए और अधिकांश राज्यों में कांग्रेस सत्ता में आई। इसके साथ ही छठी पंचवर्षीय योजना का आगाज हुआ, जिनमें मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। वहीं शिव रमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। इस दौरान लक्षित विकास दर 5.2% थी और वास्तविक विकास दर 5.7% थी, जिसका अर्थ हुआ यह पंचवर्षीय योजना सफल रही। लेकिन साल 1984 के दरमियान पंजाब में अलगाववादी आंदोलन इंदिरा सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आया, जिसके लिए सरकार ने 4 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। अंत में भारतीय सेना ने हालात पर काबू पा लिया। सब ठीक चल ही रहा था कि 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा ही हत्या कर दी गई, जिसके बाद देश के अलग अलग कोनों में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई। जहां एक तरफ इंदिरा गांधी की हत्या ने देश को झकझोर कर रख दिया था, तो वहीं इसके बाद सवाल उठा कि अब देश की कमान किसके हाथों में होगी। तो जानेंगे कि कैसे श्रीमती गांधी के बाद देश को मिले सबसे युवा प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं लोकतंत्र की दास्तान के अगले भाग में। जय हिंद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।